एक नाजरीन, फ़याज़ वलाना आप देख रहे हैं प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी विद फ़याज़ वलाना ई आवाज़ टेलीविज़न पर। जिस तरह आपसे बताया था कि वक्फे से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे पाकिस्तान के सीनियर तरीन जर्नलिस्ट जनाब शाहीन सबाई साहब। मैं इन्हें उस्तादों के उस्ताद कहता हूँ क्योंकि हम जो पत्रकार हैं दुनिया भर में, हम चाहे लिखने वाले हैं, चाहे बोलने वाले हैं, चाहे बात करने वाले हैं, हम ये तासर हमने ये कायम किया हुआ है अपने हल्का अहबाब में कि शायद हम बहुत सीनियर हैं। हम कोई सीनियर नहीं हैं। हमने जिनसे सीखा उन्होंने सीखा जिनसे, वो शाहीन सबाई जैसे उस्ताद थे। शाहीन सबाई साहब, हेलो जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। शाहीन सबाई साहब कैसे हैं? जनाब बिल्कुल खैरियत। आपको आवाज आ रही है, साउंड आ रहा है? ठीक, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। मैं पहले मुझे लग रहा था कि शायद मैं अकेला बोले जा रहा हूँ, कोई मुझे सुन नहीं रहा, लेकिन वेलकम टू आवर प्रोग्राम जनाब। मैं पहले आपके पास हाज़िर नहीं हो सका 2 हफ़्ते, आपको शायद पता चला होगा। मेरे वालिद साहब इंतकाल कर गए थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। तो गुज़ार है, बंदा इस फेज़ में होता है। मैं पाकिस्तान जा भी नहीं सका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई बहन पाकिस्तान में थे, वो उन्होंने सारे उनकी तजहीज़ तदफीन सारा सिलसिला। ये तो चलता रहता है। मेरे साथ भी मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, पूरा शोल्डर उनका टूट गया, हार्ट टूट गया, सर पे चोटें लगी, वो भी लेटे हुए। बहुत बड़ा मसला हो जाते हैं कराची में। जी, और दुआ कीजिएगा, अपनी दुआ में शामिल रखिएगा मेरे वालिद साहब को, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। शाहीन सबाई साहब, पाकिस्तान में क्या हो रहा है अभी? ताज़ा तरीन जो वाक़यात, क्या पंजाब और KPK से और कश्मीर से इनका दिल नहीं भरा था कि अब इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान पे चढ़ाई कर दी है? और जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में इन्होंने चढ़ाई की है हमारे मुक़्तदर हलकों ने, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब में तो इतनी हिम्मत नहीं थी। शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है और मुस्लिम लीग नून के पास गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली में सिर्फ 3 वोट थे, 4 वोट पीपल्स पार्टी के थे। टोटल 7 वोट बनते हैं, 1-2 शायद और थे, कोई मुत्तहिदा मजलिस अमल या आज़ाद के थे। 23 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, जिनमें से 2 उनके साथ आज़ाद मिले, तो उनके 25 हो गए। अब 25 वर्सेस 7, क्या कोई कंपैरिजन नहीं है? अब अगर 33 में से 23 + 2 33 थे, 33 वर्सेस 10 दूसरी तरफ थे, 23 वर्सेस 10। अब 23 वाली गवर्नमेंट को आप किस तरह गिराएंगे, कैसे गिराएंगे? अभी 4 दिन पहले आपने जिस डटाई का मुजाहरा किया कराची में, कि वहाँ अब दुनिया में हमारा मजाक बना हुआ है कि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसमें 173 वाला जीत जाता है, 193 वाला हार जाता है। PTI और जमात इस्लामी ने इत्तेहाद अनाउंस किया था, उनके चेयरमैन ने अनाउंस किया था, एक पॉलिटिकल पार्टी ने डिसीजन ले लिया कि हमने जमात इस्लामी के कैंडिडेट हाफिज़ नईमुर रहमान को वोट देने हैं। इट मीन्स के PTI के सारे वोट हाफिज़ नईमुर रहमान के हुए। आपने पकड़ धकड़ शुरू की। अब लाहौर में कोर कमांडर हाउस, मुझे तो कोर कमांडर हाउस कहते हुए मुंह से पता नहीं क्यों करोड़ कमांडर हाउस निकल आता है। कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ, या आपका पेशावर रेडियो पाकिस्तान पे हमला हुआ, आपने बंदे पकड़ लिए कराची में। अब क्या इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं दुनिया पे इससे ज़्यादा? और आप कितने लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं? वहाँ आपने पकड़ धकड़ की और आपने 193 को आपने कन्वर्ट कर लिया लोअर नंबर्स में, और 173 वाला जीत गया। वहाँ वो मजाक अभी ख़त्म नहीं हुआ था, आपने ये मजाक इधर करना शुरू कर दिया गिलगित बल्तिस्तान में। हालांकि जब आउट निकाला गया, आउट गोइंग जो चीफ मिनिस्टर थे वहाँ के गिलगित बल्तिस्तान के, खालिद खुर्शीद, उन्होंने अपनी आउट गोइंग स्पीच में उन्होंने कहा कि मैं हट गया हूँ, किस वजह से हटा हूँ उस पर मैं बात नहीं करूँगा। मेरी डिग्री पे एतराज़ किया गया, वो मेरे लॉयर्स उस केस को लड़ेंगे और वो सिलसिला चलेगा, लेकिन मैं इस कुर्सी से हट जाता हूँ। मैं स्टिल आई एम अ वर्कर ऑफ PTI, और अभी हमारी अक्सरियत है और यहाँ PTI की हुकूमत होगी, नया चीफ मिनिस्टर भी PTI का होगा। जिस जज्बे से वहाँ नौजवानों ने नारे लगाए और उन्होंने जोशो खरोश जाहिर किया, शायद वो जोशो खरोश जो है वो हमारे पिंडी बॉयज़ के लिए और उनके इत्तेहादी मुस्लिम लीग नवाज़ के जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के लिए प्रॉब्लम बन गया था कि उन्होंने वहाँ फिर रात को ही, वहाँ जो चीफ़ कोर्ट हैं, वहाँ के जो चीफ जस्टिस कहे जाते हैं, चीफ़ कोर्ट का उनका ओहदा होता है, उन्होंने असेंबली बंद करा दी और अब वहाँ वही पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हो गया है। और वहाँ PTI की मेजॉरिटी को अब माइनॉरिटी में बदलने का एक और सिलसिला शुरू हो गया है। ये जानते बूझते हुए कि गिलगित बल्तिस्तान की इंडिया के हवाले से और हमारे शुमाली इलाका जात की कश्मीर के हवाले से कितनी सेंसिटिव पोजीशन है, ये चाहते क्या हैं बिल आखिर? शाहीन सबाई साहब, आप क्या समझते हैं? बहुत शुक्रिया जनाब, आपने मुझे दोबारा कॉल किया और आपने पूरा डिटेल में जो कुछ गिलगित बल्तिस्तान में हो रहा है वो बताया। असल में बात यह है कि इन लोगों ने एक फैसला कर लिया है कि जी हमने अब
इमरान खान को और पीटीआई को नहीं आने देना, और जहां जहां वो हैं उनको हमने वहां से साफ करना है, सफाया करना है। अब सही तरीके से करना है, गलत तरीके से करना है, डंडा मार के करना है, थप्पड़ मार के करना है, मिटा देना है उनको, जो भी कुछ हमें करना होगा हम करेंगे, वी डोंट केयर। मतलब एक तो ये एटीट्यूड इनको ने ये ले लिया कि वी डोंट केयर अबाउट द कंट्री। पाकिस्तान के लोगों के बारे में हमें कोई फिक्र नहीं है, हम नहीं परवाह करते। दुनिया के बारे में हमें कोई फिक्र नहीं है, हम परवाह नहीं करते। और उन्होंने जो कुछ करना है अब वो कर रहे हैं। असल मसला जो फंसा हुआ है ना, ये इस वक्त ये बात ये करने की है कि पूरी एस्टेब्लिशमेंट और उनके साथ जो लोग मिले हुए हैं, जाहिर है पार्टियां जो हैं, अब 13-14 पार्टियां आप अंदाजा लगा लें, वो सब एक होके एस्टेब्लिशमेंट की छतरी के नीचे जमा होके फिर भी वो इतने खौफजदा और इतने डरे हुए हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट से कहते हैं जी आप डराएं लोगों को, डंडे मारे, ये करें वो करें, और हमें किसी तरीके से इलेक्शन में जितवा दें। हम अपने जोर पे, अपनी स्ट्रेंथ पे हम नहीं जीत सकते, आप हमें जितवा दें तो फिर ये आगे मामला चलेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। मैं तो बहुत दिन से कह रहा हूं और अभी भी आई स्टैंड के जिस दिन एस्टेब्लिशमेंट को ये यकीन हो गया कि हम इलेक्शन को रिग करके, इलेक्शन को मैनेज करके, इलेक्शन को मैनिपुलेट करके अपनी मेजॉरिटी बनवा सकते हैं, और जो हमने पहले से रिजल्ट तैयार किए हुए हैं, वो रिजल्ट पहले से तैयार किए हुए हैं सबके, कि इस पार्टी के इतने होंगे, इस पार्टी के इतने होंगे, ये पार्टी बिल्कुल गायब होगी, ये पार्टी के, अगर ये अचीव हम कर सकते हैं तो इलेक्शन होगा, वरना इलेक्शन नहीं होगा। मगर बीच में बहुत सारे मसले क्रिएट हो गए और ये सारे जिसे कहते हैं ना, एक दलदल में बड़ी बुरी तरह फंस गए। अच्छा, ये और इसमें मैं थोड़ी देर में आपको अभी जो आईएमएफ ने किया है वो भी बताता हूँ। वो एक बड़ा उन्होंने हाथ किया है और मेरा ख्याल है वो बड़ा जबरदस्त हाथ है। अच्छा, आईएमएफ पे बाद में, ठीक है, मैंने नोट कर लिया, आपसे पूछेंगे। लेकिन अभी जो बात की रिलेटेड है, एक तरह से रिलेटेड है इसी सिनेरियो से। जी, उसकी तरफ जाते हैं। अभी आपने दौरान गुफ्तगू कहा कि इन्होंने पहले से एक तय किया हुआ है कि इतनी इतनी इस पार्टी के अगर सीटें हो जाएं तो फिर हम इलेक्शन में जाएंगे, नहीं जाएंगे, वो अपनी जमा तफरीक में लगे हुए हैं। लेकिन आजकल एक और बड़ा दिलचस्प सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि पीटीआई के ज़्यादा और वैसे भी ओवरऑल हमारे मुस्लिम लीग नून के साथी हों या पीपल्स पार्टी के हों या हत्ता के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान टीएलपी वाले, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं। पाकिस्तान में शायद हमारे पास 7 करोड़ स्मार्टफोन हैं, 17 करोड़ सोशल मीडिया पे अकाउंट हैं हमारे। पता नहीं हमने कहाँ कहाँ अकाउंट पाकिस्तानियों ने बनाए हुए हैं। स्मार्ट कॉम हैं, इंटेलिजेंट हैं, तेज़ हैं, बहुत एक्टिव हैं। और यूथ फिर है हमारी ऑलमोस्ट 62 to 65% तो अंडर 30 ईयर्स ऑफ एज के हैं। और उन्होंने यही जदीद जमहूरियत ही देखी है जिसमें ये तोशाखाने हैं और जिसमें ये सारी करप्शन है, और वो इस करप्शन से तंग आ चुके हैं। तो सोशल मीडिया पे एक और ट्रेंड शुरू हो गया है। हर बंदा, मुझे वो तरीका नहीं आया सीखने का, लेकिन हर बंदे ने ये शुरू कर दिया है कि उन्होंने अपने अकाउंट पे या अपनी वॉल पे, अपने पेज पे लोगों ने एक सर्वेस करना शुरू कर दिए हैं। जो ही आप खोलते हैं सोशल मीडिया, वहाँ एक सर्वे सामने आता है कि अगर कल इलेक्शन हो तो आप इमरान खान को वोट देंगे। सामने तस्वीर लगी होती है कि इमरान खान की, एक आसिफ जरदारी की, एक नवाज शरीफ की तस्वीर होती है और एक साद रिजवी तहरीक लब्बैक, इन चारों की तस्वीरें होती हैं। आपसे वो सोशल मीडिया पे सर्वे में पूछा जाता है कि आप अगर वोट हों तो आप किसको वोट देंगे। अब मैं उन पे ज़्यादा यकीन नहीं करता, लेकिन जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी मैं उसे क्लिक कर देता हूँ देखने के लिए कि परसेंटेज क्या है, क्योंकि जब तक आप क्लिक नहीं करते आप परसेंटेज नहीं देख सकते। मैं ऐसे ही किसी एक पे आंखें बंद करके एनी मनी मूव करके क्लिक कर देता हूँ। 84%, 85% इमरान खान पे लोग क्लिक कर रहे हैं कि हम उसको वोट देंगे। 7% नवाज शरीफ को क्लिक कर रहे हैं। 6% इसके हक में आ रहे हैं अपने तहरीक लब्बैक साद रिजवी के। 1%, 2% पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी साहब को लोग पसंद कर रहे हैं। और ये सर्वे इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि हर बंदे ने सर्वे करना शुरू कर दिया। बल्कि मैं हमारे अपने स्टूडियो इंजीनियर आमिर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी ई आवाज़ टेलीविज़न के और 770 रेडियो के सोशल मीडिया जितने भी आपके अकाउंट्स हैं वहाँ आप भी इस तरह के सर्वेज करके देखें, ताकि लोगों में ये जानकारी हो कि जितने हमारे पिंडी बॉयज़ हों, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वाले हों, शहबाज शरीफ साहब हों, उनके इत्तेहादी हों, 13 जमातें हैं, 14 हैं या 14 और भी इनके साथ छुपी हुई खुफिया जमातें हैं, 28 जमातें हों, बेशक 30 हों, सारे मिला के भी ये क्यों नहीं उसकी परसेंटेज नीचे ला पा रहे?
क्या क्या इल्ज़ाम तक नहीं इमरान खान पे लगा दिए गए, दहशतगर्दी हो, 9 मई हो, रियासत पर हमला हो, आपने उस पर कत्ल का मुकदमा भी बना दिया, करप्शन का भी लगा दिया, आपने तोशाखाना से घड़ी भी वो ले गया, आपने वो अलकादरी यूनिवर्सिटी का जो उसका ट्रस्ट का अकाउंट है, आपने ट्रस्ट के सिलसिले को भी मशकूक कर दिया कि पाकिस्तान में आंदा कोई ट्रस्ट बना के कोई वेलफेयर का काम भी ना करे। आपने 170 से ज़्यादा मुकदमे बना लिए। इसके बावजूद ये कौम कैसी पागल कौम है कि ये फिर भी क्लिक उस पर इमरान खान को कर रही है, और अभी भी 84 to 85% लोग कहते हैं हम इमरान खान को वोट देंगे। ये किधर लेके जाना चाहते हैं कि आपको ये सर्वेज भी नहीं बता रहे, इस तरह के आपके जो ओपिनियन पोल्स आप करवा रहे हैं वो भी नहीं आपको कुछ बता रहे कि हकीकत क्या है। जी देखिए, असल तो मसला इनका यही है, ये सर्वेज वगैरह तो खैर पब्लिक पे हो रहे हैं और सोशल मीडिया पे हो रहे हैं, जहां पे आपने भी कहा और मैं भी कहता हूं कि ज्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए। बेशुमार लोग जाली अकाउंट से, एक्स्ट्रा अकाउंट, एक एक आदमी के 4-4 अकाउंट बना के भी करते हैं। हर पार्टी का अपना एक सोशल मीडिया सेल है या ग्रुप है जो बैठा हो रहता है 24 घंटे। मतलब कि ISPR में भी एक बहुत बड़ा बेसमेंट में बनाया हुआ है उन्होंने, जिसमें 50-60 लोग हर वक्त बैठे रहते हैं और यही करते रहते हैं सारा कुछ। मगर इन पे ज्यादा डिपेंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेंड सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम एक ट्रेंड सेट करेंगे जी, हमारे ये जो जितना एक्शन अभी तक हुआ है ये लोगों में एक्सेप्टेबल हो रहा है। नंबर 1, लोग इमरान खान उनकी पार्टी से दूर हो रहे हैं। नंबर 2, लोग इलेक्शन अगर होगा तो इमरान खान के साथ नहीं निकलेंगे, या वोट देने नहीं आएंगे, या उनको वोट नहीं देंगे। तो ये तो एक अटेम्प्ट है, और ये मैं कह रहा हूं कि जी इनको जब तक 110% यकीन ना हो कि हम लोग जीतेंगे, ये इलेक्शन नहीं होगा। मगर अब आई विल कम बैक टू व्हाट द IMF हैज डन। जी, IMF वाली बात जरूरी है जी। उन्होंने ये एक बड़ा जबरदस्त काम किया है IMF ने जी। उन्होंने, जाहिर है आपको पता है कि IMF अमेरिका के कहने पे चलता है, मेजॉरिटी शेयर अमेरिका के पास है, उनकी मर्जी होती है तो वो होता है काम, नहीं होती तो नहीं होता। अमेरिका की पॉलिसी ये है और हमेशा से ये रही है कि जी पाकिस्तान जैसे मुल्क को, एटॉमिक मुल्क है, बड़ा ताकत है, फौज है, एक की रीजन में स्ट्रेटेजिक उनकी पोजीशन है, इसको आपने गड्ढे के अंदर नहीं गिरने देना। आप गड्ढे के कोने तक तो ले जा सकते हैं, आप इसको गिरने नहीं देना, मगर गिरने नहीं देना कि ये फिर उठ ना सके और गड़बड़ हो जाए जी। तो वो ये IMF का जो पिछले दिनों में ड्रामा चल रहा था कि जी मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, वो इसाक साहब रो गए, पीट गए, लोगों को उन्होंने गालियां भी दी, थप्पड़ भी मारे, पता नहीं क्या क्या किया, मगर वो हो नहीं रहा था जी। आखिरी दिन जब आया 30 जून का, तो फिर ऑर्डर में रखा आ गए कि जी अब आप इनको एक लिमिटेड टाइम के लिए बेल आउट दे दें ताकि ये बिल्कुल खड्डे में ना गिर जाए। जी बिल्कुल सही, ठीक है, ऐसे ही हुआ ना जी, बिल्कुल ऐसे ही हो। स्टैंड बाय अरेंजमेंट हुआ एक जी। अच्छा, अब स्टैंड बाय अरेंजमेंट हुआ 9 महीने के लिए जी। 9 महीने का मतलब ये है कि अगर आप 1 जुलाई से लगा लें तो मार्च तक है ये जी। अब इस दौरान में उन्होंने कहा है कि जी हम आपको पहली ट्रांच जो है वो 15-20 जुलाई को $1 बिलियन दे देंगे और बाकियों के बारे में हम नेगोशिएट करेंगे जो आपसे आगे चल के। बिल्कुल सही। मगर बेसिक शर्त उसमें यह है कि जी हम अगला जो आपका फुल एग्रीमेंट है जी, वो हम करेंगे नई इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ। ठीक। और नई इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक्सेप्टेबल टू इंटरनेशनल वर्ल्ड और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ठीक। यहां उन्होंने आके इनको बांध दिया है और फंसा लिया है, गले में एक फंदा पड़ गया है कि जी अब ये जो प्रोग्राम बना रहे थे कि जी हम ये गवर्नमेंट को हटा के एक टेक्नोक्रेट बिठा देंगे, अपना कोई मामा चाचा, कोई इधर का ब्यूरोक्रेट, कोई उधर का मैनेजर, कोई बैंकर, फलाना एक कर देंगे चूचू का मुरब्बा, और फिर उसको हम एक्सटेंशन दिला देंगे 2 साल की कि आप 2 साल तक चलाएं। बिल्कुल सही। वो काम जो है ना वो IMF ने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, उसको स्टॉप लगा दिया। ठीक। स्टॉप इसलिए लगाया कि उन्होंने कहा हम मार्च में आपसे बात करेंगे अब जी, और मार्च तक आपने नई गवर्नमेंट को इन प्लेस करना है। ठीक। अब इनके पास सारे मार्च से अगर आप काउंट क्लॉक बैकवर्ड करें जी,
तो 3 महीने तो आपको इलेक्शन में चाहिए। बिल्कुल चाहिए। तो दिसंबर आ गया, दिसंबर में आप इलेक्शन शुरू करेंगे तो आप इलेक्शन करते करते मार्च में आप गवर्नमेंट बना सकेंगे। जी 3 महीने पहले आपने केयर टेकर गवर्नमेंट बनानी है, तो अगस्त में अगर ये जा रहे हैं तो अगस्त से लेकर दिसंबर तक आप केयर टेकर चला लेंगे जी और अगस्त तक ये बैठे। जी तो 3 गवर्नमेंट्स होंगी, मगर कोई जेन्युइन गवर्नमेंट नहीं होगी जिससे आईएमएफ बात करे। अब इनको इलेक्शन कराने पड़ेंगे। वो जो था ना इनका प्रोग्राम कि हम एक केयर टेकर बिठा के, एक शौकत अजीज को बिठा के, या एक किसी और मोइन कुरैशी को बिठा के, या किसी और बंदे को बिठा के, मोहसिन बेग को बिठा के, या व्हाटएवर जी हम ये इमरजेंसी लगा के और ये लंबा खींच लेंगे। वो लंबा वाला प्रोग्राम जो है ना, वो आईएमएफ ने ब्लॉक कर दिया। बिल्कुल। अब मुसीबत ये पड़ी हुई है कि जी अब लोग आ रहे, काबू नहीं आ रहे, डरा डरा के ये थक गए, मार मार के ये थक गए। अदालतें डरी हुई हैं, लेकिन अदालतें भी इस तरह का फैसला नहीं दे सकती कि जिसकी कोई बुनियादी ना हो। अदालत के फैसले में उन्हें लिखना पड़ता है कि जी ये आपने जुर्म किया, फलाने लॉ को तोड़ा आपने, तब आपको जुर्माना कैद होगी या जुर्माना होगा। वो मिल नहीं रहा इनको कोई केस जी। तो ये बहुत ही पैनिक में एक तरह से आए हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट वाले आपके, और उनके साथ जो बाकी ये बच्चा जमहूरिया जो पार्टियां हैं जी वो परेशान है कि जी हम लड़े तो आपस में लड़े, किससे लड़े, इससे लड़े, उससे लड़े, कौन वजीर आजम होगा, वो यही डिस्कस करते रहते हैं। उनका फैसला ही नहीं होता, और हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अच्छा अभी आप मसला ये है जी जी। अच्छा अभी आपने जो इलेक्शन तो करने पड़ेंगे, बिल्कुल, लेकिन फेयर इलेक्शन और गुड इलेक्शन करने पड़ेंगे। अच्छा अभी आपने दौरान गुफ्तगू जब कहा ना कि मार्च तक, तो आम तासर शायद लोग ये ना ले लें हमारे इस प्रोग्राम से कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये इलेक्शन सितंबर अक्टूबर से आगे चले जाएं, क्योंकि सितंबर अक्टूबर या तो जी 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 टाइमलाइन बता रहा हूँ जो उन्होंने दी है। जी जी मैं आपसे क्वेश्चन उस पर पूछ रहा हूँ कि एक आपको पता है शदीद सर्दी के मौसम में पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो सकते, स्पेशली हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में, KPK में हमारा एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ वोट कास्ट होते हैं। तो दिसंबर जनवरी फरवरी इन 3 महीनों में तो इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन होने हैं तो या अक्टूबर नवंबर में होने हैं या फिर मार्च अप्रैल में होने हैं। यही टाइम पीरियड बनता है। अक्टूबर नवंबर के अलावा कोई सूरत नहीं बन रही। इलेक्शन तो अक्टूबर नवंबर में ही होंगे, मेरा जी बिल्कुल यही सूरत बन रही है, क्योंकि आपने अगस्त में अपनी इस गवर्नमेंट को तो चलता करना है कि जी आपका टाइम तो पूरा हो गया। अच्छा अब मैं अगला जी जी केयर टेकर बिठाने, केयर टेकर 2-3 महीने आप इलेक्शन कराएंगे जी, नवंबर में करा लें, अक्टूबर में करा लें, एंड नवंबर में करा लें, जब भी करा लें, और फिर आपने नई असेंबली को जोड़ तोड़ करके मार्च से पहले एक हुकूमत खड़ी करनी है जो कि दुनिया भर में एक्सेप्टेबल हो, पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल हो, लोग एक्सेप्ट कर ले, कोई यहाँ हंगामा आराई ना हो, पाकिस्तान में बहुत बड़ी वायलेंस ना हो, लोग इसको मानने से ना इनकार करें। मतलब है कि बेशुमार सवाल आते हैं उसके बारे में। अगर इलेक्शन आपने जुर्लू कर लिए सारे, और सब जिस तरह के आप ये कर रहे हैं आजकल हर जगह कि 12 वाला जीत गया और 20 वाला हार गया, अगर इस तरह के हुए तो कोई नहीं मानेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। उस इलेक्शन को IMF भी नहीं मानेगी। तो इनका तो मसला बुरी तरह हालांकि इन्हें एहसास, इन्हें याद नहीं है कि IMF के प्रेसिडेंट ने पहला जो स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने यही कहा था कि मुल्क में आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएँ, और इस पे बड़े अगर आपने झुंझुनू के इलेक्शन तो इसीलिए उन्होंने इन्हें बाइंड कर दिया, जो आपने नोट किया। थैंक यू फॉर दैट। अभी आपने दौरान गुफ्तगू कहा कि केयर टेकर पे इन्होंने गुफ्तगू शुरू कर दिया कि कौन केयर टेकर होगा। मैं अपने नाजरीन से शाहीन साहबाई साहब की मौजूदगी में ये वादा करना चाहता हूँ कि जिस तरह के नाम सामने आ रहे हैं, अगर इन नामों को रिव्यू दोबारा नजर सानी इन पे ना की गई, और अगर कल तक कोई लाहौर का कार चोर, न्यूयॉर्क का क्रेडिट कार्ड फ्रॉडिया, मॉन्ट्रियल का ह्यूमन स्मगलर, और वापस इस्लामाबाद पहुंच के लोगों की फ़ाइलें लेके परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में और चौधरी शुजात साहब के दौर में लोगों की फ़ाइलें आगे मूव करके कमीशन माफिया का कोई बंदा अगर इन्होंने किसी अहम ओहदे पे बिठा दिया, तो फिर मैं और शाहीन साहबाई साहब उसे नहीं बख्शेंगे। मैंने सिर्फ हिंट दिया है, समझने वाले समझ जाएंगे। खुदारा अगर आप कोई नाम ज़ेरे गौर ले रहे हैं तो कम अज़ कम कोई क्रेडिबल नाम लें। जी अक्सर मजाक में मैं कहता हूँ, इतने ये परेशान है, इतने ये भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, किसको बिठाएं किसे ना बिठाएं। एक शख्सियत आपके पास है जो चोर भी है, जो रिश्वतखोर भी है, जो डाकू भी है, वो हर एक को पैसे भी देती है, मगर सब उसको
प्यार करते हैं, सब उसके साथ काम करते हैं, सब उसके आगे पीछे फिरते हैं, और भाई उसी को बिठा दें आप थोड़े दिन के लिए और वो आपकी काम कर लेगा जो भी करना है। लेकिन ये इससे काम चलेगा नहीं। आप जो डमी बिठा दें, एक गुड्डा बिठा दें, गुड़िया बिठा दें, पपेट बिठा दें, डमी बिठा दें, मगर असल बात यह है कि इलेक्शन आपने कैसा करना है। जी बिल्कुल। इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या होगी, चाहे कोई भी बैठा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दुनिया भर आके देखेगी इलेक्शन को, दुनिया भर से मॉनिटर्स आएंगे, दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशन वहां मौजूद होंगे, और जब वो सब देखेंगे कि ये इलेक्शन सही हुआ है तो एक्सेप्टेबल होगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो आप अंदर तो आप खिचड़ी पका लें अपने लिए, आप गिलगित बल्तिस्तान में अपना लोग बिठा लें, कोई बिठा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन आपका ये 9 महीने का पीरियड जब खत्म होगा तो आपको नया एग्रीमेंट नहीं मिलेगा, तो आपने खड्डे में फिर जाना है। तो ये आप सोच लें कि जी अब इसकी क्या रेमिफिकेशन है। शाहीन साहब भाई साहब, मैं ये गिफ्ट को जो ये जुर्म करार दे रहे हैं और ये रातों रात जो आपने डान में भी आपने देखा है कि मिडनाइट ऑर्डिनेंस उन्होंने कहा है, मैं उस पर भी बात करना चाहता हूँ। और अभी ये आजम खान साहब गायब हैं, शहजाद अकबर के एक भाई गायब हैं, शायद उन्हें वादा माफ गवाह बनाने का सिलसिला चल रहा है, मैं उस पर भी बात करना चाहता हूँ। लेकिन उससे ज़्यादा कंसर्निंग बात मेरे लिए वो ये है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ कि 9 मई के वाक़े को अगर आप देखें तो 9 मई के वाक़या किन लोगों ने किया। फॉर एग्जांपल, बज़ाहिर तो पीटीआई के वर्कर्स थे, और इमरान खान का और इमरान खान के जितने हामी हैं उनका यही कहना है कि पीटीआई के वर्कर्स ने एहतजाज ज़रूर किया, लेकिन उनमें कुछ किरदार ऐसे थे, मशकूक किरदार, जो उन लोगों को उस तरफ इश्तिहा दिला रहे थे, उन्हें कह रहे थे कि इधर चलें, इधर चलें, इधर चलें, उन्हें गाइड कर रहे थे, और उन्हें घेर घार के वो कोर कमांडर हाउस की ट्रेस पासिंग उन्होंने करवा दी, रेडियो पाकिस्तान ले गए, और दूसरे इस जगह हर मकाम पे वो यही कहते हैं पीटीआई वाले कि वो लोग हमारे तो नहीं थे, पता नहीं कौन लोग थे और किस भेस में वहाँ शामिल हो गए, और उनसे वो काम करवा दिया जो शायद पीटीआई वाले करना नहीं चाहते थे, और आज उसी इसलिए कंडेम कर रहे हैं। एक काम, सॉरी आपको मैं काट रहा हूँ, एक काम इसी सिलसिले में अभी आईएसपीआर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाई थी, उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया जी कि हमने 3-4 जनरल्स को, एक लेफ्टिनेंट जनरल्स को, 7-8 ब्रिगेडियर्स को और बहुत सारे लोगों को पकड़ के उनका ट्रायल कर रहे हैं जी। ये कहा उन्होंने ना जी। ये भी तो बताया कि उन्होंने किया क्या था। तो इन्हीं लोगों ने तो ये काम नहीं करवाया था क्या? आप बताएं भी तो सही। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो ये कहता हूँ कि ये इन्हीं लोगों ने अगर ये करवाया था तो फिर जिम्मेदारी आप किस पर डाल रहे हैं? बिल्कुल, अपने आप तो पकड़ के उनका ट्रायल कर रहे हैं आप। एक तो ये बात है कि करने वाले, मुजाहरा करने के लिए पीटीआई वाले लोग जरूर निकले थे, लेकिन उसमें कुछ लोग भेस बदल के शामिल हो गए। एक तो बात ये है, इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरी तरफ आपको याद होगा कि अकबर बुगटी जो हमेशा अपना उनका किचन का खर्चा भी जो है वो हमारे रियासत से जाता था, सारी दुनिया को पता है, और उन्हें हमेशा प्रो एस्टेब्लिशमेंट और हमारा पाकिस्तान का हामी समझा जाता था। फिर एक वक्त आया कि वहाँ के मरी जो थे, मरी कबाइल वाले मरियों ने अकबर बुगटी को ये एहसास दिला के कि आर्मी तुम्हारे खिलाफ है, उसे उस कॉर्नर में ले गए कि जहाँ जाके वाकई अकबर बुगटी साहब को भी ये लगना शुरू हो गया, और आर्मी के पास भी कोई चॉइस नहीं बची कि वो फिर उनका कला कमाई कर दें। और फिर मुशर्रफ साहब ने वो बयान भी दिया था कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि गोली किधर से आई है, और फिर दुनिया ने यही देखा। क्या इमरान खान को भी ये कह के ये एहसास दिलवा दिया गया है कि शायद आर्मी ही तेरी दुश्मन है और तुझे आर्मी के साथ ही लड़ना है, और इमरान को अकबर बुगटी वाले मकाम पे ले जाया जा रहा है, और वहाँ जाके एक मकाम ऐसा आ जाएगा, अल्लाह ना करे, कि शायद आर्मी के पास भी कोई चॉइस ना बचे और इमरान के पास भी कोई चॉइस ना बचे। ये दूसरा सिनेरियो है। मैं इससे भी ज़्यादा कंसर्न हूँ जिस सिनेरियो के बारे में, वो ये है कि हमारे मीडिया में, मुझे फ़िक्र अपनी है, मुझे फ़िक्र अपने उस्तादों के उस्ताद हमारे इंतहाई सीनियर साफ़ी जनाब शाहीन साहबाई साहब की है, और मुझे फ़िक्र उन तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जर्नलिस्टों की है, और उन जर्नलिस्टों की है जो पाकिस्तान में हालात नासाजगार होने की वजह से बाहर आ गए थे, या पाकिस्तान के अंदर अभी तक हिम्मत किए हुए हैं और बोल रहे हैं, हक सच की बात कर रहे हैं। मुझे इस तमाम अपनी जर्नलिस्टिक फ्रेटर्निटी की फ़िक्र है कि उनके उसके गौल में, उनके उस जत्थे में, उस टीम में, उस काफिले में कुछ ऐसे पैराट्रूपर्स शामिल हो गए हैं, कुछ ऐसे लोग ऊपर से नाजल हो गए हैं, चाहे यूट्यूबर्स के उसमें, कि बाद में हमें पता चले कि हमें वो कॉर्नर करते करते एक ऐसी जगह पे ले जाएं कि शायद फिर हम डिफेंड ना कर सकें। क्या हमारे साथ भी वही हाथ तो नहीं हो रहा? हमें आगे चल के पता चले कि जिस तरह कोर कमांडर हाउस की ट्रेस पासिंग वो लोग करवाने वाले आज हम पहचान नहीं पा रहे, लेकिन हम मीडिया वाले, क्योंकि मैंने जो कनाडा में जर्नलिज्म पढ़ी है उसमें एक बुक थी एलिमेंट्स ऑफ जर्नलिज्म, जिसे नॉर्थ अमेरिका में बाइबल ऑफ जर्नलिज्म कहा जाता है। एलिमेंट्स ऑफ जर्नलिज्म एक बुक है जिसके पेज 57 पे लिखा हुआ है कि किसी मीडिया पर्सन से
हकायक बताते हुए फैक्ट्स में गलती हो सकती है, खबर उसकी गलती हो सकती है, गलत हो सकती है, लेकिन अगर वो किसी के हाथों इस्तेमाल हो जाए तो इससे बड़ा और कोई गुनाह नहीं है मीडिया पर्सन के लिए। क्या हमारे साथ भी वही काम तो नहीं हो रहा, हम मीडिया वालों के साथ, कि कुछ लोग जो पैरा ट्रूपर्स हैं वो सोशल मीडिया की आड़ में या उसकी आड़ में हमें उस तरफ धकेल के लेके जा रहे हैं और आगे जाके हमें पता चले कि वो लोग तो कोई और थे, हमें सिर्फ यहां तक लाना चाहिए था। मुझे तकलीफ इस बात से है कि शाहीन सहबाई साहब के खिलाफ, वजाद सईद खान के खिलाफ, साबिर शाकर के खिलाफ, मुईद पीरजादा के खिलाफ, वो लोग जिन्होंने 5-5, 10-10, 20-20 साल मीडिया में काम किया है और जिन्हें मीडिया में बात करने का सलीके से बात करना आता है और जिन्होंने कभी रेड लाइन क्रॉस नहीं की, जिन्हें इदारों का भी एहतराम है, जिन्हें अपने फ़राइज़ का, हुकूक का भी एहसास है, उन लोगों को धकेल के उनके साथ कब क्यों किया गया है, जिनको पता ही नहीं है कि जर्नलिज्म क्या होती है, जिन्हें रियासती इदारों के खिलाफ वो बात करना शुरू करते हैं तो उनके मुंह से झाग निकलती है, उन लोगों के साथ हमारे इन सीनियर साथियों को और हमारे मुस्तनद सहाफ़ियों को क्लब क्यों किया गया है? क्या हमारे साथ भी कोई ऐसा हाथ होने वाला है? शाहीन सहबाई साहब, आप इस बात को कैसे देखते हैं? मैं ऐसे देखता हूं कि ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और मुझे अब ये पता है क्योंकि मैं खुद इसमें नेम, मुझे उन्होंने नाम, आपके खिलाफ FIR है जी, FIR है और 2-3 जगह पर FIR है जी। कई लोगों से मेरी बात भी हुई है, वकीलों से भी बात हुई है, मेरे बेशुमार जो फौज में इस वक्त लोग हैं जी, उनसे अब जाती दोस्तियां हैं मेरी, क्योंकि जब ये जूनियर थे या वाशिंगटन आते थे सारे तो बहुत मुलाकातें होती थी, उनमें बेशुमार सीनियर कोर कमांडर्स हैं, बीच में बड़े बड़े जनरल थे उसमें। बिल्कुल सही। और उनसे जब मुझे फीडबैक आता है, डायरेक्टली तो नहीं आता आजकल बिल्कुल, लेकिन मुझे बिल्कुल ये अंदाजा है कि वो भी ये गलत समझ रहे हैं कि जी ये इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है कि जेन्युइन जर्नलिस्टों को इन्होंने क्लब कर दिया है कुछ लोगों के साथ। बिल्कुल सही। और अब उनको रास्ता नहीं मिल रहा कि निकले कैसे इसमें से। उन्होंने अपना केस कमजोर कर लिया है बहुत ज्यादा, क्योंकि अब मेरे खिलाफ अगर वो केस लेके जाएंगे, अब एक और उन्होंने कमाल किया जो कि कंफ्यूजन जो वहां पे है उसका सबूत है ये जी। आप कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट को जानते हैं, जो कि बहुत बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूयॉर्क बेस्ड है और वॉशिंगटन में भी है उसकी। उन्होंने बयान इशू किया हमारे केस पे जी, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जवाब दिया उसका उनको जी, और उसमें उन्होंने कहा ये कि हमने इन 4 जर्नलिस्टों का, मेरा, वजाहत साहब और मुईद और इनका नाम लिया जी, इनके खिलाफ केस हमने इसलिए किया है कि ये लोग पॉलिटिकल एक्टिविज्म कर रहे थे। अच्छा। अब ये ऑफिशियल बयान है उनका जो उनकी वेबसाइट पे मौजूद है, आप देख लें जाके, मरियम और साहब। अच्छा, अब अगर पॉलिटिकल एक्टिविज्म का केस है तो ये तो ट्रीजन, दुनिया में पॉलिटिकल एक्टिविज्म तो हर जगह अलाउड है, हर सोशल एक्टिविज्म अलाउड है, आपके हर किस्म की एक्टिविज्म अलाउड है। आप लाइन क्रॉस न करें, लॉ को हाथ में न ले, एक्टिविज्म अलाउड है, नारे लगाएं जितने मर्जी लगाना है, बिल्कुल डांस करें, जो मर्जी करें जी। एक्टिविज्म जो है वो गैर कानूनी और क्राइम कैसे हो गया जी? और जब ये केस लेके हम यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं और जो इदारे हैं उनके पास गए जी, उन्होंने कहा ये बेवकूफ लोगों को पता नहीं कौन से बेवकूफ लोग हैं, ये एक्टिविज्म कोई क्राइम है? कहाँ दुनिया में क्राइम है? एक्टिविज्म क्या है? एक्टिविज्म में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। आपने ज्यादा से ज्यादा जोर से नारा लगा दिया, ज्यादा से ज्यादा कुछ और कर दिया, चलो हो गया जी। तो इन्होंने अपना केस बहुत खराब कर दिया और इससे निकलने के लिए वो बहुत परेशान भी हैं और समझ नहीं आ रही उनको कि ये इसमें भी फंस गए हैं जी, उधर इलेक्शन में फंस गए हैं, तोड़ फोड़ करके सब जगह उसमें फंस गए हैं, IMF के साथ फंस गए हैं, इकोनॉमी में तो फंसे हुए हैं, खुद इकोनॉमी में आर्मी चीफ साहब भी अब दाखिल हो गए, तो अब फंदा उनके गले में भी आएगा अब जितनी नुकसान होगा। तो हर तरफ से वो यानी एक दलदल ऐसी है कि कहीं से निकलने का रास्ता मिल नहीं रहा। और उसका रास्ता कुछ लोगों ने बताया कि जी आप लोग जरा ठंडे हो जाएं जी, बैठे 2-4 किसी सीनियर बंदों को बीच में डालें जी, अलग अलग जाके लीडरों से मिले कि जी हम एक मिनिमम एजेंडे पे बात करते हैं, हम आपके खिलाफ ये बंद करते हैं सारा जी, आप भी कुछ थोड़े से गारंटी दे देंगे जी, आप आके लोगों को सड़कों पर नहीं लटकाएंगे और तालिबान की तरह दरख्तों पर नहीं टांगेंगे जी,
तो एक एक अंडरस्टैंडिंग करके हम आगे चलने की कोशिश करें। मतलब है कि ये एक अंडर करंट पे अब ये बातें हो रही हैं। ये इमरान खान के साथ बैठ के बात करने की बात हो रही है। या जी जी जी, इमरान खान जी को तो उन्होंने दीवार से लगाया हुआ है ना। इमरान खान ने ये अच्छा किया है कि जी वो चुप करके एक तरफ बैठ गए हैं, उन्होंने कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। आपने देखा होगा बिल्कुल। कोई उन्होंने जलसा जुलूस नहीं किया। 9 मई के बाद से वो बिल्कुल चुप करके बैठे हुए हैं। और तकरीर पिछले 2-3 दिन से वाकई इमरान खान का वो थोड़ा सा स्टांस डिफरेंट है। थोड़ा सा वो आप कह सकते हैं कि हाँ वो थोड़ा सा उन्हें भी चीज़ें समझ आना शुरू हो गई हैं। कहते रहे कि जी हम फौज के खिलाफ नहीं है, हमारा कोई इंस्टीट्यूशन के साथ झगड़ा नहीं है। और जी वो ये कहते भी रहे। और मोर इम्पोर्टेंट, जी। उन्होंने लोगों को बाहर उकसाया नहीं, लोगों को निकाला नहीं, कोई लड़ाया नहीं। लोगों से कहा आप आराम से बैठे, अभी ठीक है, ये अभी इनका ये फेज जो है ना ये चलने नहीं, गुजर जाए, इलेक्शन आने दे। इलेक्शन जिस दिन अनाउंस होगा जी उस दिन एक नई सिचुएशन डेवलप होगी। क्योंकि आप इलेक्शन में ये नहीं कर सकते कि जी फलानी पार्टी जो है जिसकी मेजोरिटी है हम्म। को तो हमने बैन कर दिया, और बाकी ये जो पपेट्स और जम्बूरे जो है ये आके इलेक्शन जलसे बलसे करके तो ये इलेक्शन जीत जाए। ऐसा नहीं हो सकता। तो इलेक्शन जब होगा तो फिर ये सारा सारा मामला बाहर निकलेगा। और उस वक्त तक इमरान खान ने बड़े वाइजली अपनी पॉलिसी बनाई है कि जी तकरीर वो रोज कर देते हैं, ठीक है, बिल्कुल वो उनका हो हक है। जाती है। बिल्कुल सही। लेकिन ये कि उससे ज्यादा वो नहीं गए। और ये लोग अपने ही जिसे कहते हैं ना अपने ही जूसेस में वो गोते लगा रहे हैं। और मैंने महसूस किया है कि इमरान खान ने अपनी पिछली एक तकरीर में, आखिरी तकरीर या उससे सेकंड लास्ट थी, उसमें उन्होंने पूरी स्पीच में, कमाल ज़ब्त है उस बंदे का, कि उसने पिंडी की तरफ रुख नहीं किया, वो इस्लामाबाद की तरफ उन्होंने रुख कर लिया। और शहबाज शरीफ को और हुकूमत को हदफ तनकीद बना रहे थे। अगर ये बात बहुत पहले वो समझ जाते, और अब भी अगर वो समझ चुके हैं और कॉन्टीन्यूसली अटैक सिर्फ शहबाज शरीफ पे करें और PDM पे करें, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। एक और चीज़ जो आपसे पूछनी थी वो ये था कि आपने देखा कि हमारे जब भी कोई इस तरह के वाक़यात होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ एप्लीकेशनें इस तरह की होती हैं, जिस तरह आपके बारे में थी कि एक G11 से बंदा चला और वो चाइना चौक पहुंच गया इस्लामाबाद, और वहाँ वो कुछ लोगों को देख रहा था कि वो लोग वीडियो पे क्लिप्स थे आपके, और आप लोगों को इश्तियाल दिला रहे थे। इस तरह की इस तरह की शहरियों की जो एप्लीकेशनें हैं, वो मोहम्मद खान वाल मोहम्मद अफजल और मोहम्मद असगर वाल मोहम्मद अकरम, वो इस तरह की एप्लीकेशनें इन्होंने दे के रखी हुई होती हैं मुख्तलिफ थानों में। अभी एक एप्लीकेशन लाहौर हाई कोर्ट में दी गई है, जस्टिस सुल्तान तनवीर की अदालत में। आज उसकी हियरिंग हुई है। शहबाज शरीफ साहब के बारे में एक शहरी हैं, उनका नाम है शायद अजहर अब्बास। उन्होंने दरख्वास्त दी है कि मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म हैं हमारे इस वक्त के, इन्होंने नवाज़ शरीफ को बाहर जाने के लिए एक स्टाम्प पेपर 50 रुपये का लिख के दिया था, और वो झूठा स्टाम्प पेपर था, क्योंकि इन्होंने वो उसे वापस नहीं लेके आए भाई को अपने को। तो ये सादिक अमीन नहीं रहे। 62-63 के मुताबिक अब इन्हें नाअहल करार दिया जाए। ये एक आम शहरी ने दरख्वास्त एक दे दी लाहौर हाई कोर्ट में, और जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब ने उसे कहा कि ये फ़लाँ इसकी चीज़ें जो हैं वो पूरी करके लाएं दोबारा। एप्लीकेशन ख़त्म नहीं की, उन्होंने साइड पे रख दिया है। इसी तरह जब आपको याद होगा गुजरांवाला में जो स्पीच की थी, गुजरांवाला में जलसा हो रहा था, लंदन में बैठ के मियां नवाज शरीफ साहब ने स्पीच की थी, और एक स्पीच में 11 दफ़ा उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ और उस वक्त के DG-ISI को हदफ तनकीद बनाया था। उस वक्त भी शहरियों की तरफ से इसी तरह की एप्लीकेशनें दी गई थी मुख्तलिफ थानों में, और वो दरख्वास्तें और वो अभी तक कहीं मौजूद हैं, पड़ी हुई हैं। अब जब ज़रूरत पड़ेगी वो एप्लीकेशनें भी खड़ी हो जाएंगी, और ये शहबाज शरीफ साहब वाली भी 62-63 वाली भी खड़ी हो जाएगी। एक और बात इसमें ऐड कर ले, मैं इसी सिलसिले को मैं आगे ले जाता हूँ। आपने अभी खबर सुनी होगी और शायद पढ़ी हो जी जी कि एक केस रजिस्टर हुआ है इमरान खान के खिलाफ, जिसमें जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद तीनों एक साथ शामिल हैं। एक केस रजिस्टर हुआ है, और वो आर्मी ने रजिस्टर किया है, या आर्मी कोर्ट में चलेगा या जहां भी चलेगा, बट और जनरल बाजवा और उनको भी इमरान खान से मिलाया गया है कि इन तीनों ने मिलकर कोई घपलाबाजी की है, कोई साजिश की है, वटेवर की। ये भी एक केस है जिसको के यूज किया जा सकता है और किया जाएगा वक्त आने पे, कि जी हम अपने आर्मी चीफ को नहीं छोड़ रहे, हम अपने ISI चीफ को नहीं छोड़ रहे, हम बाकी लोगों को भी पकड़ेंगे, सबको पकड़ेंगे। बात यह है कि इनको रास्ता नहीं मिल रहा इससे निकलने का। किसी तरीके से कोई एक ऐसा अरेंजमेंट हो जाए कि ये पत्ती गली से निकल सके और मामला ब्रेक डाउन ना हो जाए टोटल। अगर ब्रेक डाउन हो गया तो फिर तो लड़ाई मार कुटाई में तो किसी का फायदा नहीं है, सभी ने खड्डे में जाना है।
बिल्कुल तो ठीक। इसलिए ये बहुत सारी चीजें चल रही हैं बैकग्राउंड में, और हालात अच्छे नहीं है हुकूमत के लिए और एस्टेब्लिशमेंट के लिए अच्छे नहीं है। कोई कंट्रोल वंट्रोल जो कह रहे हैं ना कि ये बड़ा टाइट ग्रिप है और हर एक को पकड़ लिया और मार लिया और रातों रात ये कर दिया, मिडनाइट ऑर्डिनेंस आ गई, ये सब चीजें बकवास है, इसका कोई फायदा नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और इसका आप जो है आप इसका क्रेडिट इमरान खान की डट के खड़े रहने पे और भागने ना भागने पे, क्योंकि आम रवाज तो ये था ना कि ये किसी भी सियासतदान को थोड़ा सा ज़रा दबका मारते थे तो वो बंदा टिकट कटा के या सरूर पैलेस लंदन जनता पहुंच जाता था, या वो लंदन पहुंच जाता था, या न्यूयॉर्क भाग आता था कि ईंट से ईंट बजाने की तकरीर की और अगले 3 दिन बाद न्यूयॉर्क में। फौरन भाग के तो ये वाहिद बंदा है जो खड़ा हो गया है, तो क्रेडिट इस खड़े होने इमरान खान के खड़े होने के और पब्लिक के इमरान खान के साथ खड़े होने को देंगे आप क्रेडिट? जी, क्रेडिट बिल्कुल ये है कि उन्होंने कहा मैं तो पाकिस्तान में हूँ, मेरा सारा असासा जितने मेरे दौलत वौलत है सब यही है, मैं यही रहूंगा। कई दफा उनसे कहा गया, मगर वो उन्होंने कहा नहीं, मैं यही, आप मुझे जितने मर्जी केसेस में बुला लें, मैं रोज अदालत जाऊंगा। और जा रहे हैं, वो देख रहे हैं हम लोग। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जी एक प्राइम मिनिस्टर जी सुबह एक अदालत में, दोपहर दूसरी अदालत में, शाम को तीसरी अदालत में 150 केसेस भुगत रहा हो, जी और वो भुगत रहे हैं। मगर वो कहते हैं मैं ये भुगत लूंगा। लेकिन यही उनकी बेहतरीन पॉलिसी है कि उन्होंने अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ चल रहे हैं। वो अभी तक चले हैं, कोई अगेंस्ट द लॉ बात नहीं की, कोई ऐसी उन्होंने वायलेंस में किसी को नहीं उकसाया। और यही प्रॉब्लम इनके लिए बना हुआ है कि वो उनको पकड़ नहीं रहे, किस ग्रिप में नहीं आ रहे इमरान खान साहब के, किस तरीके से हम इनको पकड़ के बख्ती साहब वाला हाल करें, लेकिन वो हो नहीं रहा। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन साहब भाई साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू रहने का। आइंदा हफ्ते फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी और हम दुआ करेंगे कि पाकिस्तान के हालात को बेहतर हों और हम कोई बेहतरी की अच्छी अच्छी बातें करें, पाकिस्तान की तरक्की की बात करें, इकनॉमिक रिवाइवल की बात करें, समाज में इंसाफ की बात करें और बराबरी की बात करें, जमहूरी आज़ादियों की बात करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू शाहीन साहब भाई साहब। थैंक यू सर। जी हाँ नाज़रीन कराम, ये थे शाहीन साहब भाई। ये है कि चीज़ें जहां आप नज़र आती हैं ऐसी नहीं होती। जिस तरह शाहीन साहब भाई साहब कह रहे हैं कि ज़ाहिर तो लग रहा है कि इमरान खान का उन्होंने गला घूंट दिया है और इमरान खान के सारे बंदे पकड़ लिए हैं, लेकिन अंदर से परेशान पकड़ने वाले भी हैं और शायद बैक एंड पे कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं, कुछ सिलसिला हो रहा है, कुछ ऐसी गारंटियाँ, कुछ यकीन दहानियाँ इमरान खान से भी ली जा रही हैं कि हमने तुम्हें और तुम्हारी पार्टी के लोगों को बहुत तंग कर लिया, अगर हम इलेक्शन में जाएंगे तो तुम इन चीज़ों का ख्याल रखोगे, और अगर हुकूमत में आ गए तो फिर इन चीज़ों का ख्याल रखोगे, और अगर अपोजिशन में तुम्हें बतौर अपोजिशन लीडर भी बैठना पड़ा तो फिर तुम बैठोगे और इन चीज़ों का फिर भी तुम्हें ख्याल रखोगे। कायदा ज़ाब्ता कानून हर दुनिया के मुल्क में होता है, हर ख़ित्ते में होता है, हर स्टेट में होता है, हर सूबे में होता है, हर सिटी में होता है, हर घर में होता है। अगर आप घर में भी कहीं किसी जगह आप कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करेंगे, जो आपके माँ बाप कभी कभी आप पे कर्फ्यू लगा देते हैं कि बेटा बेटी आपने शाम रात 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना, रात 10 बजे आपने बेड पे होना है, 11 बजे लाइट्स ऑफ होनी चाहिए, तो ये सारे कर्फ्यू के उसूल हम सब लोगों की बेहतरी के लिए होते हैं। बहुत शुक्रिया। आइंदा हफ्ते एक और मौजूद मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।